नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए इस ब्लूप्रिंट लेके आए हैं कक्षा 8वीं का और विषय गणित है। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्या बताएंगे आपको विषय गणित का ब्लूप्रिंट और उसका कौन सा आदर्श प्रश्न पत्र, जो आदर्श प्रश्न पत्र होते हैं किस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपको पेपर में वह बताएंगे। तो देखिए ये हमने आपको प्रत्येक प्रश्नों को हल करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, 2025 बोर्ड परीक्षा हेतु मान्य नवीन ब्लूप्रिंट एवं अंक विभाजन, विषय गणित और कक्षा कौन सी रहेगी आपकी कक्षा 8वीं। और जो आपका पेपर होगा वो पेपर कितने समय रहेगा, उसका समय 2.5 घंटे है और पूर्णांक आपके कितने रहेंगे, 60 पूर्णांक रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ये कितने रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे और इसमें कोई शब्द सीमा नहीं है। आपको 4 विकल्प रहेंगे, 4 विकल्प में से चुन के एक विकल्प सही विकल्प चुनना है। तो और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा, 1 अंक का रहेगा। और कितने अंक होगा, ये 5 प्रश्न के लिए 5 अंक। फिर उसके बाद आपको रिक्त स्थान रहेंगे, ये भी 5 रहेंगे और प्रत्येक के लिए 1 अंक रहेगा, ये भी 5 अंक का हो गया। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न कितने रहेंगे आपके, 6 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न को यानी कि आपके छोटे रहेंगे, सरल प्रश्न रहेंगे ये। तो ये आपके एक वाक्य में ही इनका उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 2 अंक हैं। तो 6 प्रश्न यानी 6 दूनी 12 अंक हो गए। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ये भी 6 रहेंगे और ये इनका जो शब्द सीमा रहेगी 50 रहेगी और प्रति प्रश्न निर्धारित अंक कितने रहेंगे आपके, 3। ऐसे 6 3 18 अंक का रहेगा। उसके बाद 4 प्रश्न आपके दीर्घोत्तरीय रहेंगे और जो प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी रहेगी, 26 रहेगी और अधिकतम अंक जो रहेंगे कितने रहेंगे, 60 रहेंगे। जो कठिनाई का स्तर है आपका, जो 20% प्रश्न कैसे रहेंगे, सरल रहेंगे और 60% प्रश्न जो रहेंगे औसत प्रश्न रहेंगे और जो 20% प्रश्न रहेंगे वह थोड़े कठिन रहेंगे। और कौशल हेतु अधिभार जो है, जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो ज्ञान परक स्मृति आधारित रहेंगे, ये 20%, समझ आधारित रहेंगे 60% और अनुप्रयोगात्मक या उच्च क्रम सोच वाले प्रश्न रहेंगे 20%। इस प्रकार से बच्चों आपको मैंने ये क्या बताया, टोटल जो कक्षा 8वीं विषय गणित का ब्लूप्रिंट किस प्रकार से रहेगा वह बताया। अब इसके बाद आपको गणित कक्षा 8वीं आदर्श प्रश्न पत्र सेट फर्स्ट बताऊंगा, जो आपके पेपर की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किस पेपर की, जो आपके अभी होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, ये वर्ष 2025 में, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, समय सीमा दिया गया है और पूर्णांक दिया है। समय सीमा कितनी है, 2.5 घंटे है और पूर्णांक 60 हैं। निर्देश हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, जहां आवश्यक हो स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाएं। अब यहाँ से आपका प्रश्न पत्र स्टार्ट कर रहा है। क्या दिया है, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका प्रश्न नंबर 1, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। आपको समतुल्य परिमेय संख्या बताना है। 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं 3/2 तो नहीं है, ए नंबर का ऑप्शन नहीं है, बी नंबर भी आपका नहीं है। इसके बाद सी नंबर देख लेते हैं, सी नंबर है क्या, हाँ, इसका सही आंसर आ जाएगा 4/6 और डी नंबर भी नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, सी 4/6। 2/3 की समतुल्य भिन्न कैसे परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे हमने 2/3 है इसमें किसका गुणा करेंगे, 2 को अंश में भी और हर में भी गुणा कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये एक हो गई। फिर अगली निकालना है तो फिर 2/3 में आप किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3/3 का। तो 3 दूनी 6, तितर का 9। इसी प्रकार से आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये 4/6 क्या है, इसकी समतुल्य परिमेय संख्या। इस प्रकार से आप निकाल के देखेंगे तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, दो संख्याओं का योग 16/7 है। यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दो संख्याओं का योग, मान लीजिए दूसरी संख्या क्या है, x है। तो जैसे मान चलो एक संख्या क्या है 11/7 और दूसरी संख्या क्या हो गई x, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 16/7। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो x बराबर 16/7 धन और 11/7 का पक्षांतर रखिए तो ऋण 11/7। इसका एलसीएम क्या आ गया, x बराबर 7 आ गया। तो 16 ऋण 11 और 16 में से आप 11 घटाएं कितना आएगा, तो 5, 11 5 16 होगा तो 5/7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5/7। तो देखिए यहाँ पे 5/7 है क्या, हाँ, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 5/7 दिया है। जब तक आप इन्हें हल करके नहीं देखेंगे तो आपको प्रश्न नहीं बनेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, जब एक पाशे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है। देखिए एक पाशे में कुल अंक कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, हम 1 2 3 4
5 और 6। क्या 2 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता। तो 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 आने की प्रायिकता 1 अंक। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गए, 1 हो गया अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितने हो गए, 6। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम भागित कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके, 1 हो गए, और कुल परिणाम कितने हो गए, 6। तो 1/6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर 1/6। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या हो गया, ए नंबर 1/6। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, कौन सा प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एक मेज का अंकित मूल्य, एक मेज का अंकित मूल्य जो मेज पे लिखा हुआ अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपये है, और इस पर बट्टा 8% है। बट्टा मीन्स क्या होता है, छूट कितनी है, 8% की छूट है। तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी मेज को कितने में बेचा गया वह ज्ञात करना है। तो देखिए 1200 पे कितने प्रतिशत का बट्टा मिल रहा है, 1200 का 8%, 1200 का 8%, तो 1200 गुणित 8%। तो क्या हो जाएगा ये, 1200 गुणित 8 भागित 100। 2 शून्य से आपके 2 शून्य क्रॉस हो गए, बचा क्या, 12 गुणित 8, 12 का 8 में गुणा की 12 8 96। आपका जो छूट कितनी मिली आपको, 96। तो आपको अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य में से आपको जो आपका बट्टा है उसको घटा दीजिए। तो 1200 में से किसको घटा देंगे, 96 को घटाए। 10 में से देखो यहाँ पे 1200 में से 96 घटाए तो क्या आ गया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए 0, 1, 1104। तो ये आपका जो विक्रय मूल्य कितने में बेचा उसने, 1104 रुपये में। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करके देखना है, तब आंसर बता पाएंगे। गणित में आंसर याद नहीं किए जाते, उन्हें हल करके देखना है तभी बनेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, 1 की घात 0 धन 2 की घात 0 धन 3 की घात 0 का मान क्या होगा। तो देखिए आपको घातांक के नियम में बताया गया, किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया 1 की घात 0 धन 2 की घात 0 धन 3 की घात 0 दिया है। अब इसको हल करके देखते हैं। 1 की घात 0, इस 1 की घात 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। 2 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 0 का मान 1, और तीनों को जोड़ दीजिए, 1 में 1 जोड़े 2 और 2 में 1 जोड़े 3। तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका कौन सा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वह कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक ये रिक्त स्थान रहेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 6 क्या है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, एक समबाहुभुज का बाह्य कोण, एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 30 अंश है, तो इसकी भुजाओं की संख्या होगी। अब भुजाओं की संख्या कैसे क्या होगी ये बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे, 360 में 30 का भाग दे देंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे 360 भागित क्या होता है, कोण 30, 0 से 0 क्रॉस हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, 5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या खालिस्तान होगी। 5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या खालिस्तान होगी। तो यहाँ पे जो अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। फिर अगला प्रश्न है, ऋण 1 की घात 16 का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए ऋण 1 की घात 16 है, इसका मान क्या होगा। तो जो घातांक है समय के विषय में सम है, घात सम है, तो ये जो ऋण का चिन्ह नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, धन 1। यदि घात विषम होती तो क्या होता, ऋण 1 आ जाता। तो यहाँ पे ऋण 1 16 का मान 1 होगा, कितना आ जाएगा इसका, 1। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, GST माल द्वारा खालिस्तान का संक्षिप्त रूप है। जो आपका GST माल और खालिस्तान का संक्षिप्त रूप है, तो GST माल और सेवा कर किसका, यहाँ पे खालिस्तान क्या आ जाएगा, सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल खालिस्तान होता है। तो जो बेलन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई r कोष्टक में r धन h। ये किसका सूत्र हो गया, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो इस प्रकार से आप ये रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका अति लघु प्रश्न रहेंगे, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करना है, देखिए सबसे पहले आपने सवाल लिख दिए, ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 सवाल लिखे हो गया।
अब इसका लघुत्तम ले लेंगे। इसका हर कैसा है, समान है, हर समान है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा 9। जिसके दोनों में हर 9 है और समान है तो लघुत्तम क्या आ गया 9। ऊपर की संख्या जैसी की वैसी, ऋण 4 और ऋण 4 में ऋण 4 को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे समान चिन्ह है, समान चिन्ह में क्या होता है जुड़ जाता है। तो ऋण 4 में ऋण 4 को जोड़े तो कितना हो गया ऋण 8/9 और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान दिया है। तो समबाहुभुज की भुजा की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 360 भागित बाह्य कोण। 360 में जो बाह्य कोण दिया है 60 अंश, उसका भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी आपको 360 भागित 60। शून्य से शून्य कैंसिल हुआ, 6 का भाग 36 में दी 6 बार गया तो ये कितना आ गया 6। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 6 और लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 6 है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। अब देखिए 0.05 का घन मीन्स होता है उस संख्या का 3 बार गुणा। शून्य गुणित, जैसे यहाँ 0.05 गुणित 0.05 गुणित 0.5। अब देखिए कितने बार 1 2 3 शून्य तो ये आ गए और 5 का घन 125। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। अनुपात 2:5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो 2:5 बराबर, तो इसको हम 2/5 लिखेंगे गुणित 100/100 है ना, ऊपर भी 100 का गुणा नीचे भी 100 का गुणा कर दिए और प्रतिशत में बदलना है तो 2/5 गुणित 100 और पूरे के भागित 100 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 का भाग किसमें दी 100 में दिए, 5 दूनी 10 5 दूना 0 कितने बार गया 20 बार और 20 का 2 में गुणा किया कितना आ गया 40। 40/100 और ये 40%, 100 का क्या हो गया प्रतिशत। तो 2:5 का प्रतिशत कितना होगा 40%। प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। संख्या 4.5 गुणित 10 की घात 4 का सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सवाल लिख दीजिए 4.5 गुणित 10 की घात 4 बराबर, अब इसका दशमलव हटाए तो क्या हो गया 45/10। 10 क्यों आया, क्योंकि एक संख्या बाद दशमलव था, गुणित 10 की घात 4। अब देखिए यहाँ पे 45 गुणित 10 की घात 4 और ये 10 है भाग में था, जब ऊपर गुणा में जाएगा तो काय में हो जाएगा 10 की घात ऋण हो जाएगी, 10 की घात ऋण 1। अब 45 और 10 की घात 4 और 10 की घात ऋण 1 जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है घटती है, 4 में से 3 घटा दी तो 10 की घात कितनी हो गई 3। 45 और 10 की घात 3 यानी कितना हो गया 1000 यानी 3 शून्य, तो इसको हमने हल किया तो क्या आ गया 45,000। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 15 इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है, 49x का वर्ग ऋण 36 के गुणनखंड कीजिए। तो 49x का वर्ग ऋण 36 प्रश्न लिख दिया आपने जैसा कि वैसे। 49 किसका वर्ग है, तो 7 का वर्ग है तो 7 का वर्ग लिख दिए, x का वर्ग, और 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है। फिर ये लिख दिया हमने 7x, फिर अलग अलग घाते थी तो फिर 7x पूरे का वर्ग ऋण 6 का वर्ग। अब यहाँ पे a का वर्ग ऋण b का वर्ग का सूत्र लगा देंगे, एक बार धन में और एक बार ऋण में लिख देंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17 से 22 तक के जो प्रश्न रहेंगे आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहेंगे। देखिए वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न लिख दीजिए, आपकी जो आंसर शीट मिलेगी उसमें प्रश्न लिख दिए आपने ये। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 6/5 को यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे अगले कोष्टक में ऋण 3/12 और धन 5/12। अब इसके बाद 6/5 जैसा का वैसा लिख दिया हमने। इसका लघुत्तम हर समान है, लघुत्तम 12 आ गया तो ऊपर संख्या जैसी की वैसी ऋण 3 धन 5, 5 में से 3 घटाए 2/12 और इसको क्रॉस कर दिए। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 2 से 2 क्रॉस हुआ तो क्या बचा 1/5। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 17 को हल करेंगे। आप इतना हल कर लिए तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। इसमें देखिए निम्नलिखित को हल कीजिए। अब इस प्रश्न को हल करना है तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्न लिख दीजिए z/2 ऋण 1/5 बराबर z/3 धन 1/4। अब जो चर का चर तरफ और अचर का चर तरफ पक्षांतर कर दिया हमने जेड वाले का जेड वाले तरफ और बिना जेड वाले का बिना जेड वाले तरफ पक्षांतर कर दिए। तो ये z/2 जैसा का वैसा लिखे, ये धन z/3 का पक्षांतर की तो ऋण z/3 बराबर ये 1/4 जैसा का वैसा, ऋण 1/5 का पक्षांतर की तो धन 1/5। अब इसको हल करेंगे, इसका लघुत्तम कितना आ गया 2 तिया 6 और 3 का जेड में गुणा की 3 जेड, 2 का जेड में गुणा की 2 जेड। फिर इस साइड बराबर के पाल जो है 1/4 और 1/5, इसका लघुत्तम कितना आ गया 20 आ गया। 5 का 1 में गुणा की 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 4 9/20 और 3 जेड में से 2 जेड घटाए 6 और देखिए 3 जेड में से 2 जेड घटाए तो क्या आ गया z/6। तो इस प्रकार से इसको हल किए और क्या किए जेड और जो 6 का इधर गुणा हो गया 6 गुणित 9 हो गया। इसको क्रॉस कर दिए, किससे क्रॉस किए 2 तिया 6 और 20 को क्रॉस किए तो कितने बार गया 10 बार और
फिर देखिए यहाँ पे 29/27/10। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 को हल कर सकते हैं। आपको हर प्रश्न को छोटे रूप में और सरलतम रूप में हल करके हमने यहाँ बताया है। अगला प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 19। संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। यानी जो 44 का वर्ग ज्ञात करना है लेकिन बिना गुणा किए करना है, तो किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हम इसको तोड़ देंगे 44 को, तो 40 धन 4 पूरे का वर्ग, क्योंकि 40 में 4 को जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। अब देखिए वर्ग है तो इसको कितने बार लिख देंगे? 2 बार। फिर 40 का ये 40 धन 4 से गुणा किए और 4 का 40 धन 4 से गुणा किए। 40 का 40 में गुणा की 1600, 40 का 4 में गुणा की 160, धन 4 का 40 में गुणा की 160 और 4 का 4 में गुणा की 16, और सबको जोड़े कितना आ गया? 1936। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। देखिए आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, घनाभ का आयतन कितना है? 90 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ का अब आपको ज्ञात क्या करना है? घनाभ की ऊंचाई ज्ञात का, तो घनाभ का आयतन सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या किया हमने? ये 90 घन सेंटीमीटर क्या है? उसका आयतन है, और ये क्या है? उसकी क्या दिया है? 18 क्षेत्रफल दिया है। तो ये मान रख दिए, 18 भाग 90 में दी कितने बार गया? 5 बार गया। तो ऊंचाई क्या हो गई? घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? m का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया आपका ऋण 3 की घात m धन 1 गुणित ऋण 3 की घात 5 बराबर ऋण 3 की घात 7। ये प्रश्न लिख दिया हमने जैसा का वैसा। अब देखिए हमें मालूम है कि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जब आधार समान है तो जुड़ जाती हैं। तो देखिए यहाँ ऋण 3 और इसमें भी ऋण 3 है, आधार समान है, तो ऊपर घातांक क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो m धन 1 धन 5 ऋण 3 की घात हो गई बराबर ऋण 3 की घात 7। अब देखिए यहाँ पे ऋण 3 m, एक में 5 जोड़े कितना हो गया? 6। तो ऋण 3 की घात m धन 6 बराबर ऋण 3 की घात 7। अब घात यहाँ पे तुलना करेंगे तो ये आधार समान है, तो m धन 6 बराबर क्या हो गया? 7। तो m बराबर क्या हो जाएगा? धन 6 का इधर पक्षांतर की, तो ऋण 6, तो 7 में 6 घटाए 1, m बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। आपका प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 22। यदि 18 प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 45 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो जितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी वह मान लेते हैं। हल लिखे हमने, माना दीवार में 27 घंटा को पूरा करने में x श्रमिक की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे क्या है? देखिए आप जो क्या दिया हुआ है? 27 घंटे में पूरा कर रहा है, तो ये प्रतिलोमानुपात है। तो आपको इस प्रकार सारणी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे घंटों की संख्या, श्रमिकों की संख्या लिख दिए। 45 घंटे में 18 श्रमिक करते हैं कार्य। देखो 45 घंटे में 18 श्रमिक, तो 27 घंटे में श्रमिकों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। तो हमें जो x मान लिए, तो ये प्रतिलोमानुपात है। तो 45 गुणित 18 बराबर 27 गुणित x। ये 27 भागित में आ गया। अब इसको हम क्रॉस कर दिए। देखिए कैसे क्रॉस किए? 9 3 27, 9 पना 45, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, और 5 का 6 में गुणा की, 5 छक्का 30। तो कितने श्रमिक लगेंगे 27 घंटे में? तो आपको 30 श्रमिक लगेंगे। और इस प्रकार से आपका x का मान 30 आ गया। तो लिख देंगे उत्तर में, अतः कार्य को 27 घंटे में पूरा करने में 30 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। आपका प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 23 से 26 तक। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर 23। समीकरण को हल कर उत्तर की जाँच कीजिए। आपको यहाँ समीकरण को हल करना है, इसके उत्तर की जाँच करना है। देखिए हम समीकरण लिख लिए पहले। 5x ऋण 4x धन 14 बराबर 6x ऋण 2 धन 7/2। 5x में से 4x घटाए कितना बचा? x बचा। और ये धन 6x का पक्षांतर की तो ऋण 6x। फिर ऋण 2 जैसा का वैसा धन 7/2 और धन 14 का पक्षांतर की तो ऋण 14। x में से 6x हटाए तो ऋण 5x। अब इसका लघुत्तम कितना आ गया? 2 आ गया। 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28। अब जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए ऋण 4 में ऋण 28 जोड़े तो ऋण 32, और ऋण 32 में से धन 7 को घटाए तो ऋण 25 ये 5 का भाग में आया तो गुणा 5 दूनी 10। तो ये 5/2 आ गया x का मान। ये हल हो गया। अब उत्तर की जांच करने को कहा है। तो सबसे पहले तो ये दिया 5x ऋण 4x धन 14, तो 5x में 4x हटाया तो x धन 14। तो इसको हल किए 33/2 आया। इसी प्रकार दाया पक्ष को हल करेंगे तो 33/2 आएगा। आपका प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। क्या है? जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली परिणामों की संख्या लिखिए। देखिए पासे में कितने अंक होते हैं? कुल अंक 6 होते हैं। तो आप बता देंगे एक पासे में एक बार फेंकने पर संख्या 1 2 3 4 5 6 प्राप्त होगी, और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। हमें मालूम हो गया कि कुल परिणाम संख्या 6। अब यहाँ पर 4 कंडीशन थी, 4 कंडीशन के आधार पर हमें हल करना है। पहली 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी एक संख्या क्या होगी? 6। तो 5 से बड़ी संख्या बराबर 6। अनुकूल परिणाम संख्या हो गई 1।
अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम भागित कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 1 और कुल परिणाम कितने 6, तो 1 भागित 6 पहले का आंसर। इसी प्रकार 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी नहीं है, 5, 4, 3, 2, 1। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5 और कुल परिणाम कितने हो गए 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/6। इस प्रकार से ये आपका 5/6 आ गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है इसमें 2, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। और सम संख्या कौन सी 2, 4, 6 है, तो अनुकूल परिणाम 3 हो गए, तो ये इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/6 है ना 1/2। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 24 को हल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। 2% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई। वर्ष 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। तो कुछ नहीं, आप किस प्रकार हल करेंगे, इस प्रकार से हल कर देंगे हम मिश्रधन का सूत्र लगा के। जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है 2%, वर्तमान जनसंख्या जिसको हम पी कहते हैं कितनी 37,500, समय कितना है n बराबर 2 वर्ष। तो 2025 के अंत में जनसंख्या, तो हम ये वाले सूत्र से कर लेंगे p कोष्टक में 1 धन r के बटे 100 पूरे की घात n। p मीन्स हो गई कुल जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी 37,500, एक दर कितनी है 2%, तो 2 लिख दिए बटे 100, और समय कितना है 2 वर्ष। अब इसको हल करेंगे, 2 का भाग 100 में दी तो 1/50 हो गया, बाकी जैसा का वैसा। अब देखो इसका एलसीएम क्या आ गया 50, तो 50 धन 1, तो ये क्या होगा 51/50 की घात 2, तो इसको 2 बार लिख दिए और काटपीट किए, तो कितना आया 15 गुणित 51 जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 39,015। अतः 2025 के अंत में जनसंख्या 39,015 होगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 25 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 26। 996 की घात 3 को निखिलम सूत्र से हल कीजिए। तो देखिए 996 की घात 3 लिख दिया, और निखिलम सूत्र में आपको आधार जो होता है आधार ले लेते हैं। इसका आधार मान लीजिए कितना है 1000, विचलन क्या हो जाएगा, तो 996 में से 1000 घटाए तो 4.5, विचलन कितना आ गया 4.5। अब इसका निखिलम सूत्र जो है संख्या की घात 3 बराबर संख्या धन कोष्टक में 2 गुणित विचलन, फिर अगला है 3 गुणित विचलन का वर्ग, फिर विचलन की घात 3। इस प्रकार से आप सूत्र याद कर लेंगे। उसके बाद संख्या कितनी है आपकी 9096 धन 2, विचलन कितना आया 4, फिर ये 3 हो गया गुणित विचलन 4 का वर्ग, और ये विचलन 4 की घात 3। 996 ये धन का ऋण में गुणा की 4 दूनी 8, और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, तो 16 थी 48, तो यहाँ पे 3 अंक है तो 0, 4, 8 लिख देंगे, फिर 4 का घन 64 के ऊपर बार लगा के 0। इस प्रकार से 996 में से 8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 988, 048, फिर 064 के ऊपर बार, और इस पूरे में से ऋण यहाँ पे 2 अंक घटाएंगे, 64 घटाएंगे, 2 शून्य बढ़ा के 64 को घटा दीजिए, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 26 भी कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न के साथ जो आपका आदर्श प्रश्न पत्र था गणित का, किस सत्र के लिए, सत्र 2024-25 के लिए, वर्ष 2025 के लिए जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। इससे आपको अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप तैयारी कैसे करना है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएं। आपको ये प्रश्न पत्र या ब्लूप्रिंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।